So once again you have a most welcome in this video where we learn about a very important article जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा called dimensional analysis। अब मैं important क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन ये है कि जो dimensional analysis का टॉपिक बोल दीजिए या फिर अलग से कि यूनिट बोल दीजिए, इस चैप्टर से, इस यूनिट से, इस टॉपिक से अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे सिलेबस पे बेस्ड है उससे देख लीजिए, वहां पे आपको एटलीस्ट एक या फिर दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही टेक्निकल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ लिया तो डायमेंशनल एनालिसिस करने में आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल्स को समझा तो आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हो और एक बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हो। एक पार्टीशन जो यहां से आना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस में बोल सकता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो जब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेट्स डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ एन टर्म दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। आप सभी को पता है, मैं बार बार ये टर्म बोल रहा हूं, ठीक है, जिसको मैंने क्या कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपको समझना कि इस डायमेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो डायमेंशन का मतलब बहुत सिंपल होता है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती है और फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, और यूनिट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और एक था दूसरा ड्राई यूनिट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट क्या है कि डायमेंशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मास, टाइम एंड लेंथ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितने टाइम फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, टाइम एंड लेंथ, तीन पे फोकस करेंगे हम, तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स को लेके चलेंगे। पहला मास, दूसरा लेके चलेंगे हम टाइम और तीसरा लेके चलेंगे लेंथ। यानी कि इन तीनों की कितने टाइम से चीजें रिपीट होती है, इनकी फंडामेंटल यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिपीटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, टाइम एंड लेंथ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइम्स हम फंडामेंटल यूनिट्स मास, टाइम और लेंथ का यूज करते हैं, उसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, तो आई होप कि डायमेंशन का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आप वॉल्यूम ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, दैट इज योर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां से समझे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, तीनों ही टाइप की लेंथ है। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूं एल क्यूब, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, एल क्यूब। ठीक है, तो हमने कितने टाइम्स इस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना फंडामेंटल यूनिट्स को, मतलब कितने फंडामेंटल यूनिट्स के यूज किया, दैट इज लेंथ का थ्राइस, मास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0 एंड t0। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशंस, ओनली डायमेंशंस। ठीक है, अब इसके अलावा जब आप डायमेंशन को अंडरस्टैंड करते हो, डायमेंशन को अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारे पास दो सेपरेट टर्म निकल के आती है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले को बोलते हैं हम डायमेंशनल, आप समझ सकते हो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला आप बोलते हो इसको। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टर्म, और समझना इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फर्क भी आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अभी तक डायमेंशन का मतलब हमने क्या किया कि जो मास, टाइम और लेंथ है, वो मास, टाइम और लेंथ कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसका डायमेंशन हो गया। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले में आप मास, टाइम एंड लेंथ के अलावा और चार क्वांटिटीज वो ले सकते हो। जो टोटल हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। यानी कि जब हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब जस्ट क्या होता है, हम ये बताते हैं कि विच
and how fundamental quantities are used to represent a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लीजिए, उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी और कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, डायमेंशंस का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम कितने टाइम्स वो आया है उस क्वांटिटी में, उसको बोलेंगे डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। और यहां से आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स उठा सकते हो, जैसे मान लो मैं डेंसिटी का एग्जांपल उठाता हूं। आप सभी को पता है व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट ओनली द मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, इसको और फर्दर डिवाइड करते मास को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, लेंथ क्यूब लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो डेंसिटी है आप लोगों के पास, उस डेंसिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी मास यूज हुआ है, ठीक है, 3 टाइम्स क्या यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है। तो जो ये जो यहां से जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो आपको एक बात क्लियर होगी कि मास, लेंथ और टाइम तो चलो हम डायमेंशन में भी यूज करते हैं। आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए करंट का। अगर आप करंट को डिफाइन करते हो तो करंट का, या फिर आप चार्ज को ले लीजिए, चार्ज से आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेसिकली करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां से पता चल गया करंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम्पियर लिखेंगे इसका यूनिट, ठीक है, और टाइम की जगह टी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई है ना, वो कौन कौन सी हुई है, करंट एंड टाइम इन्वॉल्व हुआ। तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली मास, लेंथ और टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, जस्ट यही चीज हमको वहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो इट्स कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। और बेसिकली डायमेंशन डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बिल्कुल सिंपल वर्ड में, जो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लेके जाते हैं जिसका डायमेंशन आपको निकालना, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिया, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, यानी कि उसका हमने क्या निकाला, हमने उसका निकाल लिया डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब द इक्वेटिंग ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहां से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी यूनिट का नाम है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले समझो कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन मींस कि आपको बताना नंबर ऑफ टाइम्स फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी नंबर ऑफ टाइम्स मास, जो फंडामेंटल यूनिट लेके चलते हैं मास, टाइम और लेंथ की, वो आती है। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं उसके डायमेंशन फॉर्मूले के साथ, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो तीनों टर्म्स आपको सेपरेट सेपरेट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे चैप्टर का नाम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम आगे लिख सके, इससे आगे चले हमारे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। उससे पहले हम कुछ डायमेंशंस को देख लेते हैं, कैसे आपको निकालने होते हैं डायमेंशंस बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसको बहुत सारे ऑथर्स आपको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ठीक है, आप लोगों को ये भी बोला जा सकता है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूलाज। कुछ एग्जांपल, सबसे पहली बात, जब आप डायमेंशन लिखते हो तो 3 टर्म में लिखना है MLT प्लस आप और जो 4 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनका भी यूज कर सकते हो, और इनको बंद करना है हमें क्लोज ब्रैकेट में। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्पीड का ले लो, मान लो स्पीड इज इक्वल टू द, आप सभी को पता है क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सभी को पता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखो डिस्टेंस एक लेंथ है, टाइम क्या है, टी है, इसको ऊपर ले जाओ पावर नेगेटिव में चला जाएगा, LT-1। तो ये बन गया इसका क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन करेक्ट नहीं होगा जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे। क्लोज ब्रैकेट में मास के साथ लिखना, क्योंकि मास एब्सेंट है, इसलिए M0L1T-1, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोई और एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, आप सभी ने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन,
ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बार इसको वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एक टाइम ऑलरेडी है नीचे होगा टाइम का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज ए लेंथ, और जो ये नीचे टाइम का स्क्वायर हो गया ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा LT-2 m अपसेंट है इसलिए m नॉट, और इसको क्लोज ब्रैकेट में आप बंद कर देते हो। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी एग्जिस्ट करता है फिजिक्स में, ठीक है, हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एक डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप फोर्स का निकाल सकते हो, किसी का भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग पढ़ते हो ना, आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्वांटिटीज के बेस पे, हम डायमेंशंस के बेस पे चार कैटेगरी करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, ध्यान से समझे, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डायमेंशन वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो डायमेंशन वेरिएबल को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला हो जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल, ध्यान से समझने की कोशिश करें, डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा हो जाएगा डायमेंशन लेस वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डायमेंशन लेस वेरिएबल। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, जो थर्ड आएगा वो आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पे आएगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हम इस चार बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन चार कैटेगरी, हम इसके वेरिएबल के बेस पे, डायमेंशन वेरिएबल के बेस पे इसको चार हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। अब नाम से ही आपको पता चला, ध्यान से समझे, इसमें डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा और जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप लोग ले सकते हो, जैसे वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम का अपना डायमेंशन होता है L³ और इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग होती है। आप एरिया ले सकते हो, आप स्पीड ले सकते हो, एटसेट्रा। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, डायमेंशनल वेरिएबल के। अगर थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको नाम से पता चला डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस है लेकिन उनकी वैल्यू क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन लेस वेरिएबल है वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, जिनका डायमेंशन नहीं होता लेकिन उनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे मैं बात करूं, आप लोग ले सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी को ले सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोग ले सकते हो स्ट्रेन का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, एटसेट्रा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे डायमेंशन लेस वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग होती है तो आपको पता है, मतलब ये वेरिएबल है। लेकिन डायमेंशन लेस कैसे है, वो ऐसे है क्योंकि जो स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन, नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, फिर वॉल्यूम हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा 0, मतलब इसका डायमेंशन लेस है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनल वेरिएबल होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। उसके बाद आगे है डायमेंशनल कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट जो जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मतलब जिनकी वैल्यू तो फिक्स होती है लेकिन डायमेंशन भी होता है। जैसे आप ले सकते हो g की वैल्यू ले सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले सकते हो, आप h की वैल्यू ले सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आप क्या ले सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऐसे डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट यानी कि ना तो उनका डायमेंशन होगा ना वो वेरी करेंगे, मतलब सारी चीजें फिक्स। आप एग्जांपल ले सकते हो, आप पाई का एग्जांपल ले सकते हो, आप एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल ले सकते हो, एटसेट्रा। बहुत एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो डायमेंशन के बेस पे हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसको चार वेरिएबल्स में, चार तरीके से इसके वेरिएशन को हमने क्लासिफाई किया। डायमेंशनल वेरिएबल, एक ऐसे वेरिएबल्स जिनके पास डायमेंशन होता है, जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, फोर्स हो गया। लेकिन डायमेंशन लेस वेरिएबल, उनकी वैल्यू तो अलग अलग होती है लेकिन वो डायमेंशन लेस होती है। स्ट्रेन ले सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले सकते हो, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है। उसके बाद आगे हमने क्या किया, हमने देखा डायमेंशनल कांस्टेंट।
मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसे कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला तो प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और भी बहुत सारे कांस्टेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका अपना डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और कांस्टेंट होता खुद में इटसेल्फ, वो कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेसिकली पाई ई, और उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, कैसे आप डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। इससे आगे चले हैं तो इससे आगे हमारे पास एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए और यही हमारा मेन क्रैक है कि हमें एग्जैक्टली करना ही डायमेंशनल एनालिसिस है। हमें क्या करना है, हमें करना है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मीनिंग दोस्तों बहुत सिंपल होता है, अगर आप एक बार सिंपल तरीके से समझोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है, ठीक है, कोई भी फिजिकल फिनोमेना है उसको हमें एक तरीके से कैलकुलेट करना है, या फिर आप समझ सकते हो अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी आपको फिजिकल फिनोमेना दिया गया, ध्यान से समझे, कोई भी आपको क्या दिया गया है, फिजिकल फिनोमेना दिया है, उसकी हमें क्या करनी है, उसकी हमें स्टडी करनी है। वो किस बेस पे होगी वो स्टडी होगी ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। किस बेस पे होगी, डायमेंशंस के बेस पे अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, किसी भी फिजिकल फिनोमेना की अगर हमने स्टडी किया डायमेंशंस के बेस पे, तो उस एनालिसिस को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यही हमारे इस यूनिट का मेन जो पर्पस है, जहां तक हमें जाना है वो यही है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब कोई भी फिजिकल फिनोमेना है उसको हम स्टडी करेंगे लेकिन डायमेंशंस के बेस पे करेंगे, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप कि डायमेंशनल एनालिसिस वाली टर्म आपको क्लियर होगी। अब डायमेंशनल एनालिसिस हम तीन पर्पज से करते हैं, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली हमें तीन बेनिफिट्स देके चला जाता है। वो आपको समझना है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीजें अचीव हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो सबसे पहली वन सिस्टम से और अनदर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस है, हम फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि कितना करेक्ट वो फॉर्मूला है, ठीक है। एंड हम डिफरेंट टाइप के रिलेशन सेटअप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी में, उनके बेस पे उसके फॉर्मूले को बना सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें तीन तरीके से हेल्प करता है। आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट करके बताइए, या फिर दूसरा हो सकता है कैसे फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, या फिर डिफरेंट टाइप का रिलेशन दे दिया अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन समझ लीजिए, चाहे आप इसको एनालिसिस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप इसको बिल्कुल डेफिनेट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ना डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी चीजों को, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो अगर हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू सेकंड सिस्टम, वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि उनकी यूनिट्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। ये बहुत जरूरी है, डज नॉट चेंज। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n है और उसकी यूनिट क्या है U। ये फर्स्ट सिस्टम में है, N1 U1 मैंने लेता हूं, हमें किसी अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका नाम है N2 U2। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है क्या, हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस है तो डायमेंशंस का तो हम यूज करेंगे ही, ठीक है। अब मैंने मान लिया जो क्वांटिटी है उसका फर्स्ट सिस्टम में जो डायमेंशन है M1 L1 और T1 कुछ भी हो सकता है, पावर ले लो A
बी एंड सी, पावर चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। उसी क्वांटिटी का सेकंड सिस्टम में मैंने मान लिया m2 पावर a, l2 पावर a, सॉरी बी एंड t2 पावर c, ये दोनों डायमेंशंस ले लिए। मतलब समझ आया आपको, एक यूनिट है, उसका एक सिस्टम में कुछ डायमेंशन है, दूसरे सिस्टम में कुछ डायमेंशन है, बस मेरे को यहाँ पे पुट करना है इस फॉर्मूले में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझें, हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने ये पुट किया था n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। n1u1 n1 को एज इट इज रखो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। u1 का फॉर्मूला क्या है, m1a l1b एंड t1c, इस तरीके से हमने किया है, ठीक है। आगे अगर हम चले, यहाँ पे है n2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m2a, और अगर मैं l की बात करूं l2b एंड t2c, ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि हमें इस सिस्टम में कन्वर्ट करना था, इसको इधर रखो, ये सारी चीजें डिवाइड में आ जाएंगी। यानी कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं n2 इज इक्वल टू द, यहाँ पे n1 ऑलरेडी है, इसके नीचे ये आ जाएगा, यानी कैसे लिख सकता हूं, m1 अपॉन m2 की पावर a, क्योंकि दोनों में मैंने कॉमन लिया है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं l1 अपॉन l2 की पावर b, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूं t1 अपॉन t2 की पावर c। तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। आप कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो, अगर सिंपल मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आप ले लो, ठीक है, आप लोग देख लो, अगर मेरे को जूल को कन्वर्ट करना है, ठीक है, जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना मान लो, यानी कि एसआई से, और कहां पे कन्वर्ट करना, मेरे को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले समझो कि जूल किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, ये है वर्क का यूनिट है। यानी कि वर्क का मतलब हमारे पास ये होता है, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायमेंशंस को निकालना पड़ेगा। यानी कि वर्क इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मास को एज इट इज रखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। अब मास वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम का क्या होगा, टाइम का स्क्वायर ये हो गया एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं एम स्क्वायर t-2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां से आपको एक क्लियर हो गया कि यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ये आ रहा है m1 l2 t-2, इस तरीके से आ गया। यानी कि यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है -2। एक काम हमारा हो गया है, a, b और c की वैल्यू मैंने निकाल लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं m1, यानी कि मास किलोग्राम में होता है डेफिनेटली, ठीक है, किलोग्राम में रख सकते हो उसको। अब ग्राम में कितना होता है 1000, तो यानी कि m2 की वैल्यू भी आ गई। लेंथ मीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दो, टाइम सेकंड है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इन सब को यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दें तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जिसके लिए हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये वाला n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला डायमेंशनल एनालिसिस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड जो इसका पार्ट है, जो सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस है, वो भी साथ साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। जो लास्ट यूनिट है इस चैप्टर, सो लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का, वो ये है कि बेसिकली करेक्टनेस को, हाउ टू चेक करेक्टनेस, हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को कैसे चेक किया जाए। एग्जांपल ले लेता हूं, v - u बराबर है at, आप सभी ने पढ़ा होगा ये, या फिर आप सिंपल ले सकते हो, इसको छोड़ दो,
1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसको चेक करना है, तो होगा क्या? चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन बन रहा है ना, वही राइट हैंड साइड का बनना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट। अगर यहाँ पे गड़बड़ आ रही है तो फॉर्मूले में गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो 1/2 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, मास का डायमेंशन m होगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, आप सभी को पता है, ठीक है। और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ m l2t-2 m l2t-2, यानी कि ये तो अपना लेफ्ट हैंड का डायमेंशन आया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया। अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना चाहे तो mgh, m को एज इट इज रखो, g भी एक्सेलरेशन ही होता है, g भी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और हाइट क्या है? एक टाइप की लेंथ है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो मास वेलोसिटी क्या होती है, अभी डिस्कस किया, लेंथ अपॉन टाइम। और यहाँ पे कितना है? लेंथ। लेंथ क्या होगा? l का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? ml2t-2। अब यहाँ से देखो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब जो आपको एक रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी किया, फिर हमने समझा डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने देखा कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। और हमने देखा कि कैसे हम फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूं, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है आपसे 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली बात, डायमेंशनल एनालिसिस तीन क्वांटिटीज पे बेस्ड है, मास, लेंथ और टाइम। अगर इनके अलावा कोई क्वांटिटी और इन्वॉल्व होता है आपकी फिजिकल क्वांटिटी में तो ये उस टाइम पे फेल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ इन्हीं तीन ही फैक्टर पे काम करेगा, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। मेन पर्पस यही है, ठीक है। इनके अलावा अगर हम इसको कहीं पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूला या फिर ये एनालिसिस काम नहीं करेगा। तो आई होप कि इसकी एक लिमिटेशन है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सेकंड पार्ट था ये आपकी यूनिट फर्स्ट का, क्लास 11th का, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम नेक्स्ट इसका पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।